हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी जगभान सर विद ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने सेल डिवीजन की बात कर ली थी। तो सेल डिवीजन में देखिए दो चीज़ें आती है अपने पास में होती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या आती है? कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग बात किसकी करेंगे? ये हो गया है। कैरियोकाइनेसिस का क्या मीन्स है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें किसका डिवीजन होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कैरियो का मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब साइटोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या सेल। हम लोग यहाँ बात करेंगे डिवीजन ऑफ सेल, इसकी बात करेंगे। तो देखिए साइटोकाइनेसिस हम लोग देखेंगे तो दो डिफरेंट टाइप्स की होती है। प्लांट सेल में डिफरेंट टाइप की है और अपना एनिमल सेल है उसमें से डिफरेंट टाइप की होती है। दोनों को देखते हैं। इसमें से थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे टाइप्स की यहाँ बात करेंगे। जैसे हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं, हमारे पास में ये एनिमल सेल है और दूसरी कौन सी है? प्लांट सेल है। यहाँ पर कौन सी सेल? ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो देखिए यहाँ पर जो एनिमल सेल है वो किस तरह से है, ये और प्लांट सेल हमारे पास में क्या है? कुछ ऐसे है ये, और इसके अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये यहाँ पर ये सेल वॉल है एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है? यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हो गई। अब देखिए इसमें से जो साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस कैसे होती है समझिए। हम पहले ही बता चुके हैं। ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी होती है? ये रिजिड होती है। सेल वॉल कैसी है? रिजिड है। जैसे हमारे पास में ये पेन है, ये पेन बहुत रिजिड है, तो ये यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ नहीं आ सकती है। आप सेल वॉल को सोचो कि ये अंदर की तरफ ऐसे आ जाए तो ये नहीं आ सकती। यहाँ पर मीन्स क्या है? यहाँ पर सेल फरो तो बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर ऐसे ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल में सेल फरो कभी नहीं बन सकता है। सेल फरो कभी नहीं बन सकता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा? सेल फरो बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे, ये क्या है? ये सेल फरो है। यहाँ पर क्लीवेज बन जाएगा, सेल क्लीवेज बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सेल वॉल है, अपनी सेल वॉल कैसी है? रिजिड है। उस रिजिडिटी की वजह से नहीं हो पाता है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इस प्लांट सेल और एनिमल सेल में कैसे डिफरेंट टाइप की साइटोकाइनेसिस होती है। दोनों में डिफरेंट साइटोकाइनेसिस होती है और उसकी हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर। आइए देखते हैं इसमें। अपने पास में जैसे ये एनिमल सेल है, बिल्कुल आराम से समझते हैं इसको। एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये इसमें हमने आपसे बात करी हुई है कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो रिजिड है। रिजिड होने की वजह से सेल फरो नहीं बनेगा। बस इतनी बात याद कर लीजिए। देखिए हमारे पास में जो एनिमल सेल है, हमारे पास ये एनिमल सेल है, ऐसे बात कर लेते हैं। ये एनिमल सेल। अब इस एनिमल सेल में क्या होता है? मान लीजिए ये दो न्यूक्लियस हैं, इसके दो साइड कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है। इसमें से उस कैरियोकाइनेसिस की वजह से अपना न्यूक्लियस अलग अलग हो चुका है, सब कुछ अलग अलग हो चुका है। और उसमें से ऐसे सेल फरो बनेगा। सेल फरो कैसे बनेगा? यहाँ पर चलिए देखते हैं। इसमें ऐसे ये सेल फरो बनने लगता है। ये इस तरह से ये सेल फरो है, ये बनने लग गया सेल फरो। क्लियर हो गई बात? अब इस सेल फरो कैसे बनता है? एक्चुअल में यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, मायोसिन सेकेंड एंड एक्टिन सेकेंड। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये आपस में इसको खींचने लग जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करती है? उस सेल मेम्ब्रेन को खींचने लग जाती है। ये
और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल, ये ऐसे लिखिए इसमें सेल फरो फॉर्मेशन with ring formation, the contractile ring formation by the contractile प्रोटीन। और हमारी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो कौन सी है? एक मायोसिन और एक्टिन है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, ये रिंग बनती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, ऐसे ये मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन सेकेंड एंड एक्टिन सेकेंड फिलामेंट है यहाँ पर। ये ऐसे इसको खींचते जाते हैं, इसको जब खींचते जाएंगे ये सेल फरो बन गया, सेल फरो पहुँच जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगी अपनी इसलिए ऐसे हो। ये यहाँ पहुँच गया, ये इसके बाद ये फ्यूज हो जाएगा और इसी के बाद क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, अगर वो इलास्टिक है तो खींच जाएगी। यहाँ पे ये इलास्टिक थी, खींचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये ऐसे सेल फरो बनता गया और सेल फरो ये इस तरह से हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंटर में पहुंच गया, सेल फरो सेंटर में पहुंच गया और वो आपस में फ्यूज हुआ। फ्यूज होने के बाद वो ऐसे सेपरेट हो गया। और इसमें हेल्प कौन करता है, तो ये साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस ऐसे होती है, तो एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होती है वो आप देख लीजिए। ये साइटोकाइनेसिस है, सेल का डिवीजन हो गया अपना। साइटोकाइनेसिस, ये हो गया साइटोकाइनेसिस। अब प्लांट सेल में हमने बताया जो सेल वॉल है वो तो बहुत रिजिड होती है, वो खींच नहीं सकती है। जैसे अपना मार्कर रिजिड है, बिल्कुल ऐसे ही वो भी है। उसके साथ क्या होगा, आइए देखते हैं उसके साथ क्या होगा। प्लांट सेल तो इसको अगर डिवीजन करना है कुछ ऐसे, और इसको ऐसे यहाँ दूसरे तरीके से डिवीजन करना होता है। तो होता क्या है, हमारा सेल प्लेट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट। सेल ये हो गया, इस सेल ऐसे, ये क्या है, ये वेसाइकिल है, ये वेसाइकिल है, ठीक है ना। ये जो छोटी छोटी वेसाइकिल ये फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होने के बाद ये जो सेल प्लेट है तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, देखिए हम उसको ट्यूब्यूल्स आपके सामने बना दे रहे हैं इस तरह से, ऐसे ही ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाय फ्यूजन ऑफ वेसाइकिल्स। जो वेसाइकिल्स वो वेसाइकिल्स आपस में फ्यूज हुई और उनके फ्यूजन से क्या बन गया, यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गया। अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, धीरे धीरे दो पार्ट में बढ़ जाता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। देखिए ये दो पार्ट में बढ़ गया और ये क्या बना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी, ठीक है ना। ये टू डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसने बना लिया।
अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, यहाँ पर कुछ पेक्टिन सब्सटेंस आके जुड़ जाते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं पेक्टिन सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर ऐसे ये डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसे पेक्टिन सब्सटेंस। और जब पेक्टिन सब्सटेंस यहाँ पर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं, आउटर सरफेस पे डिपॉजिट होंगे, इनर सरफेस पे नहीं होंगे, हमारे पास में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दो सेपरेट बन गई थी ना ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पर यहाँ पर पेक्टिक सब्सटेंस आके डिपॉजिट हो जाएंगे इस साइड पर, और धीरे धीरे यहाँ से ऐसे एक ये और एक ये ऐसे अलग अलग करके यहाँ पर सेल वॉल बनेगी, और ये सेल वॉल बन जाएगी। इसके बाद ये एक डिफरेंट सेल बनी और ये एक डिफरेंट सेल बन गई। तो इस तरह से हमारे पास में दो डिफरेंट देखते हैं, ऐसे एक ये हमारे पास में प्लांट सेल मिल गई और दूसरी एक प्लांट सेल बन गई है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, वो जो वेसिकल है, वेसिकल फ्यूज होकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती है, फिर वो सेपरेट हो जाती है। वेसिकल भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और वही मेम्ब्रेनस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही मेम्ब्रेनस, नाम ही है उसका। तो वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दो पार्ट में बढ़ जाती है। फिर इसके ऊपर क्या आती है, उसमें पेक्टिन सब्सटेंस आ जाते हैं, और वो जो पेक्टिक सब्सटेंस है वो उसके क्या बनाती है, सेल वॉल बनाती है। और सेल वॉल बनने के बाद ये इसमें से ऐसे बाइफर्केशन हो जाता है। तो इसमें से सेल फरो नहीं बनता है, दो में डिवीजन हो जाता है, इसमें सेल फरो बनता है। और वो सेल फरो क्यों नहीं बनता है, क्या वजह है, वो आप देख लीजिए यहाँ पर, किसकी वजह से नहीं बनता है वो समझ लीजिए। तो हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या डिफरेंट है कि एनिमल सेल में सेल फरो बनता है और हमारे प्लांट सेल में सेल फरो नहीं बनता है। उसमें भी साइकिल्स होती है, वो फ्यूज होकर एक बड़ा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेती है। वही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाद में क्या करता है, दो सेपरेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देता है। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, पेक्टिक सब्सटेंस आएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे और क्या बना लेगी, सेल वॉल बन जाएगी। ये हमारे पास में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है समझ में आ गया, ये मैंने बता दिया। अब इसमें हम देख लेते हैं, हमने क्या बताया इसमें से सेल डिवीजन में आपको हमने ये पढ़ाया है, माइटोसिस पढ़ाई, मियोसिस पढ़ाई, और इसके पहले हमने सेल साइकिल पढ़ाया। और साथ साथ में मैंने यही बता दिया था कि क्रोमोसोम कैसे बनता है और होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिवीजन देखते हैं कि हमें कितने टाइप्स के डिवीजन देखने हैं इसमें से, और उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डिवीजन में। टाइप्स ऑफ डिवीजन, टाइप्स ऑफ डिवीजन में हम लोग पहला क्या पढ़ लिया, माइटोसिस पढ़ लिया, दूसरा क्या पढ़ लिया, मियोसिस हम लोगों ने पढ़ लिया, तीसरा हम लोगों को पढ़ना है बाइंड्री फिशन पढ़ना है, और चौथा हम लोगों को क्या पढ़ना है, बडी, ये पढ़ना है। बाइंड्री फिशन देखिए, हम लोग बाइंड्री फिशन की बात करते हैं, ये हमारा हो चुका है, ये हो चुका है, और हम लोग इसकी बात करेंगे अभी। तो जो बाइंड्री फिशन है, तो बाइंड्री फिशन में देखिए क्या है, हमेशा ये बाइंड्री फिशन कहीं पर भी होगा जो स्ट्रक्चर जो यूनिसेलुलर हो, जो एनिमल या प्लांट सेल कैसा हो, यूनिसेलुलर हो, इन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, इन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर या इन यूनिसेलुलर सेल, बस आप इतना ध्यान रखिए। अब यूनिसेलुलर सेल दो होते हैं, एक हमारा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर तो होते ही है, वो मल्टीसेलुलर होते ही नहीं है, और दूसरा जो यूकैरियोटिक है वो भी होते हैं। तो इसमें से प्रोकैरियोटिक जितनी भी हैं सारी की सारी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, वो सब यूनिसेलुलर होती है और उनमें सब में बाइंड्री फिशन होगा। और दूसरी बात हम लोग ये करते हैं, इसमें से जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, क्योंकि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ही होते हैं,
जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सब यूनिसेलुलर हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर सेल दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यूनिसेलुलर सेल है, यूनिसेलुलर सेल होने की वजह से उनमें डिवीजन भी बहुत जल्दी होता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है उनमें से, ग्रोथ प्लस मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होती है यूनिसेलुलर होने की वजह से। और उनमें बाइनरी फिशन देखिए कैसे है, जब हमारे पास में एक ऐसी कुछ सेल है ये इनमें से, तो बिल्कुल 20 से ऐसे डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास एक सेल है ये, इसमें ऐसे बीच में ऐसे फरो बने और फरे बनने के बाद यहाँ से ये फरो अंदर तक पहुँचेगा और एक सेल कुछ ऐसे बनेगी और दूसरी सेल कुछ ऐसे बनेगी। इसमें से 2 नई सेल बन जाती हैं, 2 न्यू सेल, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक में अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में हम लोग ऐसे ही देखो, उसमें आता है बैक्टीरिया में एक क्वेश्चन आता है उसमें से क्वेश्चन कि इतने जनरेशन के बाद या इतनी सेल डिवीजन के बाद उसमें से इतनी सेल हो गई हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतनी सेल होने के लिए कितने डिवीजन चाहिए, या फिर इतने डिवीजन होने के बाद कितनी सेल बन जाएंगी, वहाँ पर टोटल कितनी सेल होंगी। तो देखिए क्या होता है, इसमें फार्मूला एक याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल, या फिर हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया नाम दे सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n। यहाँ पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन। 2 की पावर n क्या है, यहाँ पर n है वो नंबर ऑफ डिवीजन है, जितने भी हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए 4 डिवीजन हुए हैं, कोई बैक्टीरिया है उसमें से 4 डिवीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 की पावर n नंबर ऑफ डिवीजन है 4 है, तो इसको कैसे हम लोग कितना आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा 32 बैक्टीरिया आ जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। अगर हम लोग इसकी ये बात करते हैं कि टोटल 32 है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये पहला क्वेश्चन था ये, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल हमारे पास 32 बैक्टीरिया थे, तो कितने डिवीजन करने पड़े। तो 2 की पावर n है, तो इसका क्या ले लिया जाएगा, रूट ले लीजिए, तो वहाँ पर n हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी सेल हो जो एक डिवीजन में सिर्फ 2 सेल बन रही हो, उसके लिए लगा सकते हैं आप। माइटोसिस में 1 सेल से 2 ही सेल तो बनती है, आप उसके लिए यूज कर सकते हो ये वाला फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप टोटल नंबर ऑफ सेल या बैक्टीरिया जो भी है, अगर सेल है कोई तो सेल लिखिए, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की बात लिख लीजिए वहाँ पर, और 2 की पावर n कर लीजिए। n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये बाइनरी फिशन हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं बडिंग की, आइए बडिंग की भी बात कर लेते हैं। चलिए बडिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो बडिंग हमें 2 जगह मिलती है, एक बडिंग एनिमल में और एक प्लांट में। एनिमल में भी हमें बडिंग मिल जाती है और दूसरी बडिंग कहाँ मिलती है, प्लांट में मिलती है। एनिमल में हम लोग बात करेंगे, इसका एग्जांपल है हाइड्रा और इसका एग्जांपल है ईस्ट। वो हाइड्रा हो गया और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। हाइड्रा है उसमें भी बडिंग होती है और ईस्ट है उसमें भी बडिंग होती है। जैसे ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट कुछ मान लीजिए ऐसे है ये ईस्ट, तो इसमें से ऐसे बडिंग होगी, और बडिंग एक नहीं है, इसमें से मल्टीपल बडिंग हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, और भी आप करना चाहते हैं तो और हो सकता है। यहाँ से ये ऐसे ये बड है आपके, ये 3 बड है एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ऐसे कट होके यहाँ से कट होके एक ये अलग आ जाएगा, एक न्यू ईस्ट बन जाएगा, ये अलग होके हो जाएगा, ये न्यू ईस्ट बन जाएगा। इसमें से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी है आपको, सिंपल सा बस इतना समझना है कि उसमें बडिंग होती है और मल्टीपल बडिंग हो सकती है, और उसमें से 3 न्यू सेल बने हैं। इसमें क्या हुए, 3 न्यू सेल बने, ठीक है ना। वो जो बर्ड है, बर्ड वहाँ से क्या हो जाएगा, कट होके निकल के बाहर आ जाएगा और उससे एक नई सेल जनरेट हो जाएगी और वो ऐसे हो जाएगा। ऐसी सेम टू सेम अगर हम लोग हाइड्रा की बात कर रहे हैं
तो हाइड्रा में भी हम लोग ऐसे ही बात कर सकते हैं। हाइड्रा कुछ ऐसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पर ऐसे ही इसके टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो उसमें अगर कहीं से ऐसे बडिंग हो रही है इस तरह से, तो ये निकल के फिर क्या हो जाएगा, ये एक न्यू हाइड्रा बन जाएगा। ऐसे ये इसका हाइपोस्टोम में एक न्यू हाइड्रा बन जाएगा। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हमें इतनी चीज करनी थी। टाइप्स ऑफ डिवीजन में कितने, माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन और बडिंग, ये हमारा सिलेबस में था। एक एमाइटोसिस भी होता है, तो उसमें एमाइटोसिस में अनइक्वल डिवीजन होते हैं, अनइक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, उसको एमाइटोसिस कहते हैं। लगता तो है कि ये माइटोसिस जैसा है, लेकिन उसमें से जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम अनइक्वली डिवाइड होते हैं। अगर 10 हैं तो 6 किसी में जाएंगे, 4 किसी में जाएंगे। इक्वल जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो बाई चांस है, वो लक है कि 5-5 चले जाएं, नहीं तो 3-7, 4-6 ऐसे आते हैं। तो एमाइटोसिस ये हो गए। हमारे पास में यहाँ पर 4 माइटोसिस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं उस डिफरेंस को कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, उसी से सारा सब कुछ आ जाएगा। आपको इतना नहीं सोचना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं इसमें से डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। और वो जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है, आइए देखते हैं इसमें से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका एक एग्जांपल हम लोग बैक्टीरिया को लेके बात कर लेते हैं। और इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, प्लांट से ले लीजिए, एनिमल से ले लीजिए, दोनों यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे, पहले तो हम ये पता करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। ये तो हमें ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो मैंने बोल दिया कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आता है, यूकैरियोटिक में प्लांट सेल आता है, एनिमल सेल आता है, ये मैंने बोल रखा है, मुझे पता है इसलिए मैंने बोल दिया, ऑलरेडी बोल दिया। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होने के लिए कौन से फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए देखिए क्या होता है। इसमें आप बहुत सिंपल से समझिए कि प्रोकैरियोटिक होने के लिए उसमें से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं होते, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं। इसमें से नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, हम लोग ये देखेंगे। और इसमें यूकैरियोटिक सेल में बहुत सिंपल है, नॉन मेम्ब्रेनस प्लस मेम्ब्रेनस, बोथ टाइप्स ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। देखिए इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, नॉन मेम्ब्रेनस प्लस मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स both type of organelles are present simply। अब देखिए इसमें से हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमको ये कोई भी एक सेल मिली, मुझे पता ही नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है। मैंने एक चीज बता रखी है कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है केवल उसमें, और उसमें मेम्ब्रेनस या फिर उसमें सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कोई नहीं है, तो पक्का प्रोकैरियोटिक सेल होगा। आइए हम हमें बैक्टीरिया मिला, और इस बैक्टीरिया में हम देखते हैं ये सेल वॉल है उसकी, और यहाँ पर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरह से ऐसे ये हमने देखा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कहीं कहीं ऐसे ये फोल्डेड है, ये इस तरह से ऐसे फोल्डेड है। ये हमको राइबोसोम मिला, कुछ अलग से इंक्लूजन बॉडीज पड़ी हुई थी वो मिला,
और यहाँ पर कुछ सर्कुलर डीएनए मिला मुझे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिला। देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या मिला हमको, सेल वॉल मिला, ग्लाइकोकैलिक्स भी होती है, स्लाइम लेयर भी हो सकती है, और क्या मिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर इसके ऊपर पाई जाती है सेल वॉल के। और हमें ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिला, सर्कुलर डीएनए मिला। और हमें क्या मिल गया, राइबोसोम मिल गया। और हमें ये हाईली क्वाइल्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं, सिंपल सा मीजोसोम कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, इसमें से प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, अभी इन बैक्टीरिया की बात अलग से कर लेंगे। अभी तो हमको सिंपल से ये देखना है कि एक्चुअल ये किस में आता है। अब इसमें से अगर हम लोग एक प्लांट सेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में प्लांट सेल की ही स्टडी करनी है। ऐसे हम लोगों ने प्लांट सेल की स्ट्रक्चर देख लिया। और यहाँ पर क्या है, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। और ये क्या है, यहाँ पर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, और यह न्यूक्लियोलस हो गया। और यहाँ पर क्या पड़ा है, क्रोमैटिन थ्रेड हो गया, ये राइबोसोम हो गया, और यहाँ पर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और यहाँ पर ऐसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, इस तरह से वैक्यूल हो गया। बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं, पूरा नहीं बना रहे यहाँ पर। और इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह सब भरा पड़ा हुआ है, इसमें से ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा हुआ है सिंपली। देखिए ये क्या है, हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास में क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और ये यहाँ पर क्या है, ये राइबोसोम हो गया। हम इसको देखते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं। कौन से हैं ये, डबल मेम्ब्रेनस है। और ये सब कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेनस हो गया। और ये कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस है। ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस, इतनी चीजें हो गई अपने पास में। ये इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इसमें तीनों टाइप्स के पाए जा रहे हैं ऑर्गेनेल्स। जो सिंगल मेम्ब्रेनस वो भी मिल रहे हैं हमको, और जो डबल मेम्ब्रेनस है वो भी मिल रहे हैं। और हमारे पास में डबल मेम्ब्रेनस में न्यूक्लियस भी आता है, और जो नॉन मेम्ब्रेनस वो भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने पढ़ा इसको यूकार्योटिक में, ये यूकार्योटिक का फीचर्स हो गया, और ये प्रोकार्योटिक। यूकार्योटिक की जो एक आइडेंटिफिकेशन की है वो क्या है, मेम्ब्रेनस प्लस नॉन मेम्ब्रेनस बोथ टाइप्स सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। हमें मिल गया। तो ये किस में चला गया, यूकार्योटिक में चला गया। हमने इसमें देखा तो इसमें नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थे। जो सर्कुलर डीएनए था ये सिंपल सा क्रोमोसोम फॉर्म में भी नहीं था। और जो राइबोसोम है, राइबोसोम कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। मीजोसोम है वो भी कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं है, वो सिंपल सा क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो गई है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया काम करती है वो। तो ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते कि किस में चला जाएगा, ये प्रोकार्योटिक में चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर उसमें से कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आ गया है, वो सिंगल हो या डबल हो, एक हो या दो हो या बहुत सारे हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, वो किस में चला जाएगा, यूकार्योटिक में चला जाएगा। अब यूकार्योटिक में प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, और प्रोकार्योटिक में प्रोकार्योटिक सेल आ जाएगी। अगर उसमें से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो नहीं होगी, अगर नॉन मेम्ब्रेनस है तो पक्का किस में आ जाएगी, प्रोकार्योटिक में आ जाएगी। तो ये हमारा फीचर्स किस में बैठता है, एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में बैठता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें से हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हम इसमें बैक्टीरिया का ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया।
तो एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें से। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, इसमें से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इसमें। अब इस देखिए यहाँ पर क्या है, सेल वॉल है ये इसकी क्या मिल गई, सेल वॉल। इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, कहीं पर ऐसे ऐसे फोल्डेड हो जाती है, ऐसे इस तरह से ही फोल्ड होके कुछ ऐसे निकलती है, ऐसे इस तरह से ऐसे। ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये क्या है, ये मेसोसोम है, ये मेसोसोम है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर इस तरह से राइबोसोम हो गया, और इसमें से ऐसे ही सर्कुलर डीएनए हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो गया, ये हो गया। और इसमें साइटोप्लाज्म भी पड़ा हुआ है। इसमें से कहीं कहीं पर इसमें ऐसे इंक्लूजन बॉडीज रहती हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो गया, जैसे ऐसे ही इंक्लूजन बॉडीज हो गई यहाँ पर। एक तो ये हो गया, अलग से कुछ कहीं पर अगर क्रोमोसोम अलग से पड़ा रहता है डबल स्टैंडर्ड, तो उसकी बात हम लोग अलग से कर लेंगे। तो ये मेसोसोम हो गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मिड, एक नाम दे सकते हैं प्लाज्मिड। उसको बिल्कुल सर्कुलर कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे कर लीजिए, और इसको इस तरह से ऐसे ही, इसका ये क्रोमोसोम ऐसे पड़ा हुआ है, सिंपल सा ये पड़ा हुआ, ये इसका मेन डीएनए है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। देखिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मिड। ये इसका क्या है, ये मेन डीएनए है, क्या है ये, मेन डीएनए। अब देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर तो पैक नहीं होता ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेनस है, और ये तो बिल्कुल नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा तो नॉन मेम्ब्रेनस हो जाएगा। ये जिस एरिया में पाया जा रहा है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये ऐसे हम डॉटेड इसको दिखा रहे हैं, ये कोई चीज़ नहीं है ऐसी, सिंपल सा ये क्या है, कोई ऐसा ये एरिया है, जिस एरिया, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है जहाँ पर है, तो वो एरिया और ये इसका डीएनए, मेनली हम लोग उस एरिया को देखते हैं जो डीएनए कंटेनिंग एरिया होता है। तो वो जो डीएनए कंटेनिंग एरिया नोन एज जीनोफोर, जीनोफोर, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, बहुत पुराने टाइप का न्यूक्लियस, अभी सही से बन नहीं पाया है, बन रहा है, बहुत पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, वो यहाँ पर बन गया है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज है, ये इंक्लूजन बॉडीज, ये इंक्लूजन बॉडीज का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, हम लोग ये देख लेते हैं। इतनी चीज़ें हमको मिल गई, एक टिपिकल बैक्टीरिया में इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ये मेसोसोम्स है, तो मेसोसोम्स क्या है, ये फोल्डेड, क्या ये फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया। और ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन। अब जिस तरह से ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो आपको यहाँ से लगना चाहिए ये कैसे फंक्शन करता है, एक्ट्स लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया, एक्ट्स लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया, एक्ट्स लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। ये सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड हो गया। फिर हम लोग देखेंगे इसमें एक मेन डीएनए है, तो मेन डीएनए जहाँ पर पाया जा रहा है, और उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, कहीं पर इसी को ही बोल देते हैं जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है। जो मेन डीएनए है वो जिस एरिया में पाया जा रहा है उस एरिया को बोलते हैं हम लोग जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ ये ऐसे सेपरेट करके डिस्क्रिमिनेट करके नहीं दिया हुआ, ऐसे दिया तो आप इसको मान सकते हैं कि ये जो जीनोफोर है इसी डीएनए को ही बोला गया है, क्योंकि जीनोफोर के अंदर तो डीएनए है ही ना, प्रेजेंट है वहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास में, ये राइबोसोम है,
तो हम लोग देखते हैं कि जो इंक्लूजन बॉडीज है मेटाबॉलिकली कैसी होती है, इनएक्टिव होती है। इसको मैंने पहले ही बता रखा है। इंक्लूजन बॉडीज मेटाबॉलिकली एक्टिव और हमेशा ही स्टोरेज का काम करती है, क्योंकि इसमें बाहर निकालने के लिए इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल है ये। तो कोई भी चीज़ अगर एक्सक्रीटरी या एक्स्ट्रा में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो इन्हीं ग्रेन्यूल्स में ही ऐसे डिपॉजिट होते रहते हैं और ये बढ़ जाते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस ग्रेन्यूल्स कहते हैं इसमें से। अब यहाँ पर राइबोसोम में ये यहाँ पर इस तरह से कि ये हो गया। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो फ्लैशलेटेड होते हैं, या प्रोकार्योटिक कोई भी ऐसा है जिसमें से फ्लैशला है, तो उसकी भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी दूसरी बात करना चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये मेन डीएनए हमारे हो गया, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो गया जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये हो गया अपने पास में। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों, ये इससे जाके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है या इसी को प्लाज्मिड कहते हैं, ये उठा के ये यहाँ इस मेन डीएनए से फ्यूज हो जाता है, ये इसका पार्ट बन जाता है। अगर ये इसका पार्ट बन जाएगा तो फिर हम लोग इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एपिसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर एपिसोम नाम देंगे, फिर हम लोग नाम देंगे एपिसोम। इसी प्लाज्मिड को क्या नाम दे देंगे, एपिसोम। इफ दिस प्लाज्मिड इज आल्सो इंसर्टेड इनटू मेन डीएनए देन दिस प्लाज्मिड इज नोन एज एपिसोम। ये एपिसोम कहलाएगा, ये मेन हमारा एपिसोम ये दिमाग में रखिए इस बात को, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से इसकी थोड़ा सा हम लोग ऊपर जो सेल वॉल है इसके बारे में बात कर लेते हैं, और हम लोग बात करते हैं इसमें से जो पूरी की पूरी इसकी जो स्लाइम लेयर है, कैप्सूल है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग प्लाज्मिड में हम लोग बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। सेल वॉल कैसी बनी होती है देखो, तो हमारा एक स्टैंडर्ड डीएनए में इतनी सारी चीजें रहती हैं। इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, ऐसे याद रखिए, ये नॉच एंड नाच, ये याद रखिए। नाच में क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, और नाम में क्या है इसमें से एन एसिटिल मुरामिक एसिड, एन एसिटिल मुरामिक एसिड। हम लोग इसकी बात करें। एक्चुअल में देखिए ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसा मीन्स क्या हो गया, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, अमाइन मतलब अमाइन मीन्स ये किस में चला जाएगा, अमीनो एसिड में चला जाएगा। सेम ये भी ऐसे। तो ये किसके बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर, पेप्टाइडो मतलब अमीनो एसिड, ये पेप्टाइडोग्लाइकन के बने होते हैं। और इसकी जो सेल वॉल होती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन आपस में जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे क्रॉस ब्रिज बनाते हुए ऐसे रहते हैं, ये क्रॉस ब्रिज बनाते हुए रहते हैं, ठीक है ना, क्रॉस ब्रिज। देखिए होता क्या है इसमें, जब कभी भी बैक्टीरिया का कहीं पर इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। वो एंटीबायोटिक्स क्या फंक्शन करता है, जैसे हम लोगों की बॉडी में जितनी भी बॉडी सिक्रीशन होते हैं उसमें से अपने आप कुछ एंटीबायोटिक जैसे काम करने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स कैसे होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। जैसे आंखों के आंसू में क्या है, लाइसोजाइम है। और अगर हम लोग बात करते हैं सलाइवा में, तो सलाइवा में भी सलाइवरी लाइसोजाइम होता है, सलाइवा में भी एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम होता है। ये करते क्या है, ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर, जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बनाए हुए हैं, तो इन बॉन्ड को ये ब्रेक करते हैं। ये बॉन्ड है यहाँ पर, ऐसे ये जो क्रॉस ब्रिज है इनको ब्रेक करेगा ये।
जितने भी एंजाइम्स हैं एंटीबैक्टीरियल, जैसे लाइसोजाइम की बात कर लेते हैं हम, तो वो इन्हीं बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब इन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो जो सेल वॉल है, क्या है ये सेल वॉल है। ये सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी, इसमें कोई ना कोई जहाँ पर बॉन्ड का मैट्रिक्स जो भी है वो फंस जाएगा। ये खराब हो गई तो यहाँ मैट्रिक्स ऐसे आगे फंस जाएगा और सेल क्या कर जाती है, बच जाएगा। एक्चुअल में बैक्टीरिया कैसे मरता है, वो बैक्टीरिया ऐसे मरता है। जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं और एंजाइम्स हैं एंटीबैक्टीरियल, वो यही करते हैं, उसकी जो सेल वॉल है उस सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं। जो क्रॉस ब्रिज में पेप्टाइडोग्लाइकन बॉन्ड बने हुए हैं वहाँ पर आपस में जुड़े क्रॉस ब्रिज बना के जुड़े रहते हैं, तो वो ब्रेक होते हैं। जैसे ब्रेक होते हैं सेल वॉल खराब होती है। जैसे ही सेल वॉल खराब होती है तो इसके बाद क्या होता है, वहाँ कोई ना कोई फ्लूइड या मैट्रिक्स बच जाता है, उससे बच कर या सेल वॉल ब्रेक होने की वजह से एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, उसकी साइटोप्लाज्म का या इंडोसाइटोसिस से कुछ ना कुछ हो जाएगा, उससे ये बैक्टीरिया मर जाता है। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या क्या ऑर्गेनेल्स हैं और ये कैसे काम करता है ये आप समझिए। ये कुछ ऐसा होता है। और इसमें मैंने एक ये बताया है, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया में पाया जाए, नो, ये जरूरी है किसी एक बैक्टीरिया में पाया गया या किसी और दूसरे स्ट्रेन में पाया गया, लेकिन सब में नहीं पाया जाएगा ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे। बैक्टीरिया का एक टिपिकल स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है अभी, लेकिन बैक्टीरिया के बारे में हम लोग और बाद में देखते हैं। अब बैक्टीरिया देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसको रब करते हैं फिर बताते हैं हम आपको। चलिए बैक्टीरिया में हम लोग देख लेते हैं। इसमें से इस तरह से ये बैक्टीरिया अपने पास में, और बैक्टीरिया में ऐसे ये इनवेलप है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल इनवेलप, सेल इनवेलप बोलते हैं इसको। देखिए जो सेल इनवेलप है, सेल इनवेलप, तो इसमें से जो सेल इनवेलप है कितने तरह के होते हैं हम लोग बात करते हैं। इसमें से एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल है, और तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग ये बात, ठीक है। अगर हम लोग इसमें एक एक को डिस्क्राइब करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता ही है सारी एक जैसी होती है, चाहे वो प्लांट सेल, एनिमल सेल हो, या सेल वॉल को मैंने बता दिया है सेल वॉल इनकी कैसी बनी होती है, कैसी बनी होती है, आज और नाम से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ग्लाइकोकैलिक्स की, ये तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर ये दो तरह की होती है, एक लूज होती है और स्मूथ है, ये स्मूथ एंड लूज, ऐसे एंड लूज, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे उसको, स्लाइम लेयर। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज और स्मूथ है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे। दूसरा अगर थिक है, थिक एंड टफ है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल कहते हैं, ये कैप्सूल होता है। एक हमारे पास ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, आप दिमाग में रखिए इसको, मैंने बोला क्या है, ठीक है। ये अगर वो जो सेल इनवेलप है, सेल इनवेलप में तीन स्ट्रक्चर हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप जानते हैं, सेल वॉल के बारे में जानते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में आप नहीं जानते हैं, वो हमने बता दिया। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स ऐसा स्मूथ एंड लूज है तो उसको हम लोग स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर थिक एंड टफ है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसमें से अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल हमने बताया इसमें से किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। चलिए सेल वॉल आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, सेल वॉल
अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं यहाँ पर, बैक्टीरिया की तो किसकी बनी होती है? नाच एंड नाम, नाच एंड नाम की बनी होती है। और ये है क्या? ये पेप्टाइडोग्लाइकन, इसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। एक बात हो गई हमारे पास में। फिर हम लोग फंगस की बात करते हैं, फंगस की बात करते हैं। तो जो फंगस की बनी होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन की हेटेरोपॉलीसैकेराइड में ही आती है। बस आप इतना ही जानिए किसकी बनी होती है। अगर हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में किसकी बनी होती है? सेलुलोज, सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, इसकी बनी होती है। और एनिमल सेल में, एनिमल सेल में नो, नहीं होती है। इफ अगर ऐसा कुछ है, इफ हैव देन वो किसकी होगी? देन वो पेल्कल प्रोटीन होती है, उसकी होगी। एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, आप याद रखिए। लेकिन फिर भी कुछ है ऐसे एनिमल की, उसमें पेल्कल की कवरिंग पाई जाती है, तो उसको बोल देते हैं। लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं कि वो सेल वॉल है। हाँ, पेल्कल की कवरिंग है उसमें से। इसको हम लोग कैसे हम लोग बोलेंगे कि पेल्कल की कवरिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक पेल्कल की कवरिंग होती है, और पेल्कल एक प्रोटीन होती है यहाँ पर। ठीक है ना? तो इसको दिमाग में रखिए कि हम भूल क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर लिख दिया है ये कि एनिमल सेल लिख दिया तो एनिमल सेल, सारी एनिमल सेल में पेल्कल प्रोटीन होती है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होती है उसमें से। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसमें ऊपर से कवरिंग है, तो वो कवरिंग किसकी होगी? वो पेल्कल प्रोटीन की कवरिंग होगी। बात क्लियर हो रही है? अब हम लोग बात कर रहे थे इसमें से सेल एनवेलप की बात कर रहे थे। सेल एनवेलप हो गया इसमें से। हाँ, कुछ सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या है? आइए आइए हम लोग देखते हैं। इसमें से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये इस तरह से ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में इस तरह से इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे पास में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक्सटेंशन हो जाते हैं, मान लेते हैं ऐसे एक्सटेंशन है ये, ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे गोल गोल। मीजोसोम मत मानिए, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। और इसमें से इस मेम्ब्रेन एक्सटेंशन में कुछ पिगमेंट्स स्टोर हो गए हैं। पिगमेंट्स क्या है? ये पिगमेंट्स हैं। ऐसे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमैटोफोर्स। ये क्या कहलाएगा? क्रोमैटोफोर्स कहलाएगा। अब देखिए, इसमें से जो क्रोम वर्ड है, क्रोम वर्ड किसको बताता है? पिगमेंट को बताता है। और फोर्स का क्या मतलब होता है? बियरिंग। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो पिगमेंट को रख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर जो पिगमेंट को अपने अंदर पैक करके रख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमैटोफोर्स कहेंगे। ठीक है ना? तो पिगमेंट्स हैविंग स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटोफोर्स, ये हम लोग बात करेंगे। अब इसमें साथ साथ में हम लोग और भी दूसरे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मोटाइल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। आइए उसकी बात करते हैं। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? मोटाइल हैं। और कुछ बैक्टीरिया कैसे हैं? जो नॉन मोटाइल है। मोटाइल है, नॉन मोटाइल। कोई बात नहीं, मोटाइल की बात कर लेते हैं इसमें। तो मोटाइल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इसमें से, जैसे उसमें फ्लैजला हो गया, ठीक है ना, पिलाई हो गया, एंड फिम्ब्राई हो गया, फिम्ब्राई ये हो गया। इसमें से जो फ्लैजला है ये तो हेल्प करता है
जो हमारे पास फ्लैजला है वो केवल हेल्प करेगा इसको अलग कर, ऐसे कर लीजिए, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ऐसे मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। और मोटाइल में जो फ्लैजला है वो केवल हेल्प करेगा, उस दो को अलग ही कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, नोट पॉइंट लगा लीजिए। ऐसे ही जो थोड़ा सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, जो सरफेस स्ट्रक्चर है उसमें से पिलाई एंड फिम्ब्राई है, पिलाई एंड फिम्ब्राई ये भी रहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। जैसे ये रहता है ऐसे सेम ये भी रहता है, लेकिन ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है, नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, हेल्प इन सरफेस अटैचमेंट विद रॉक्स, इसमें हेल्प करेगा। अब ये जो फ्लैजला है, फ्लैजला किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन इसमें हेल्प करेगा। और अगर हम एक फ्लैजला की अगर हम लोग बात करते हैं, फ्लैजला के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा होता है, आइए उसको देख लेते हैं कि वो कैसा है। जैसे ये बैक्टीरिया अपने पास में एक ये हो गया ऐसे ही, और यहाँ से इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि ये उसका फ्लैजला है ये। तो यहाँ बीच ये क्या हो गया, ये टेल हो गई, ऐसे बीच में एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देख लेते हैं, ऐसे। ये जो हमको टेल जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। ये फिलामेंट हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये बेसल बॉडीज हो जाएगी, बेसल बॉडीज। ये इन तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे फ्लैजला। ये है हमारा फ्लैजला। क्या क्या मैंने बताया, एक फ्लैजला में क्या रहता है, फिलामेंट रहता है, बीच में हुक रहेगा यहाँ पर, और फिर जो मेम्ब्रेनस लेवल पे जो मेम्ब्रेन में धंसा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसल बॉडीज कहेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं अपने पास में, ये जो फ्लैजला है इसमें आप देख लीजिए, फ्लैजला में क्या क्या रहता है, तीन चीज़ें रहती हैं। एक क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, हुक हो गया, और तीसरा क्या हो गया, बेसल बॉडीज हो गई, बेसल बॉडीज हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा एक बैक्टीरिया का सारा स्ट्रक्चर हो गया, और उसमें से अगर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है तो उसको भी देख लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजला। और केवल फ्लैजला ही मोटाइल होता है, लोकोमोशन में केवल फ्लैजला ही हेल्प करता है। और नॉन मोटाइल है, उसमें तो कोई स्ट्रक्चर होंगे नहीं। और इसमें से जो ये पिलाई है और ये फिब्राई है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते हैं। वो किसी सरफेस है, कोई भी रॉक है जैसे, तो उसमें अटैचमेंट में हेल्प करेगा, या जैसे वाटर करंट है तो वाटर करंट में भी वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। और ये जो पिलाई है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये पिलाई मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ये एक पिलिन प्रोटीन नाम की स्ट्रक्चर से बना होता है। किससे बना होता है, ये पिलिन प्रोटीन, ठीक है ना। तो हमारे पास में देखिए हमने क्या क्या बताया है यहाँ पे आज। जितना प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने बताया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो मैंने बता दिया कि कैसे क्या होता है, उसमें बाहर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अंदर कैसे स्ट्रक्चर होता है, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भरा रहता है, उसमें नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्बिटल होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होती है, ये सारा मैंने बताया। सेल वॉल उसकी किसकी बनी होती है, और सेल एनवलप क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो मैंने बता दिया।
और उसके जो सरफेस एक्सटेंशन है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं लगता है कि सरफेस से निकले हुए, उसको मैंने बताया, उसको क्या कहते हैं, फ्लैशला कहते हैं। और फ्लैशला के बेसिस ये हेल्प किस में करता है, लोकोमोशन में। इसके बेसिस में हम बैक्टीरिया को दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास मोटाइल और नॉन मोटाइल हो गया, उसकी मोटाइलिटी में कौन हेल्प करेगा और उसके नॉन मोटाइलिटी में कौन हेल्प करेगा, ये चीज़ हो गई। हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की, कि कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में क्या है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में पहला है बैसिलस। बैसिलस, बैसिलस उन बैक्टीरिया को कहते हैं जिन बैक्टीरिया में से बैक्टीरिया का शेप बिल्कुल रॉड जैसा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैसिलस। कैसा होगा ये रॉड शेप होगा, बैसिलस हो गया। कोकस, कोकस का क्या मतलब हो गया, स्फेरिकल, जो कैसा है, स्फेरिकल है, गोल गोल है। ये इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ हमें ऐसे मिलेगा और ये ऐसे स्फेरिकल में ऐसे मिलेंगे, और कुछ होंगे स्पाइरलम। स्पाइरलम में क्या होगा, स्पाइरल होगा, और वो कुछ चीज़ ऐसी होगी, ऐसे होगी, स्पाइरलम हो गया ये। और विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो में कैसा होगा, वो कॉमा शेप में होगा, कॉमा शेप में होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होगा, ये कॉमा शेप में आएगा। ये रॉड शेप हो गया, ये कोकस हो गया, ये स्पाइरल हो गया, और ये कॉमा शेप में आ गया। ये इतनी बात क्लियर हो गई है। अब इसमें देखिए, इसमें जैसे एक एग्जांपल है इसका, विब्रियो कॉलरी, इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं बैसिलस की, तो जो कॉमन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें से जो रॉड शेप में है, तो एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक बैक्टीरिया है थायोबैसिलस। तो ये किस कैटेगरी में, उसको किस क्लास में रखेंगे आप, बैसिलस कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर हो गई बात, ये आपको ऐसे याद रखना है। ये अपने सिलेबस में यही है जो एनसीईआरटी में है, और 11th में जो भी है तो वो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, आपको इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो ये हो गया इसमें से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के हो गए। एक बैसिलस हो गया जो रॉड शेप है, कोकस हो गया जो स्फेरिकल है, बॉल की तरह है, और इसमें से स्पाइरलम हो गया जो स्पाइरल है, और विब्रियो हो गया। अगर हम इसमें और थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि प्रोकार्योटिक में कौन कौन से आते हैं, हम लोग प्रोकार्योटिक में डिफरेंस देख लिया था, और उस डिफरेंस में एक एग्जांपल हमने ले लिया था बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया के बारे में लगभग सब हो गया, लेकिन प्रोकार्योटिक में कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं अभी। एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा आ गया, बैक्टीरिया आ गया, क्या है हमारे पास में, बैक्टीरिया आया। दूसरा क्या आ गया, माइकोप्लाज्मा आ गया, और तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BGA। किस में आ जाएगा ये, ब्लू ग्रीन एल्गी में आ गया ये। माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, PPLO, या हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हम लोग ये बोलते हैं PPLO। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही है, और इसका एक नाम और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एनसीईआरटी में अलग करके दिया हुआ है ये, लेकिन इसको ही बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग बोलते हैं। एक हम लोग बात करते हैं इसमें, इसकी बात हो गई, ये सब ऐसे ही हो गए। ब्लू ग्रीन एल्गी पिगमेंट्स के बेसिस पे नाम रखा गया है,
ठीक है ना। पिगमेंट के उसके अंदर जो क्रोमेटोफोर्स है उसमें ये पिगमेंट्स होंगे, ब्लू ग्रीन होंगे, इसलिए इसको बोला गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें हम लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट, इसमें से सेल वॉल नहीं होती है। अब सेल वॉल नहीं होती है तो इसका शेप चेंज होता रहता है, ठीक है ना। इसका शेप कैसा होगा, शेप ऑफ दिस चेंजेबल, कॉन्टिन्यू चेंज होता रहता है, चेंजेबल क्या रहता है, कॉन्टिन्यू चेंज होता रहता है। उसकी वजह से इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, इसमें के नाम देते हैं हम लोग, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है और इसमें सेल वॉल ना होने की वजह से इसका जो शेप है वो कॉन्टिन्यू चेंज होता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम में आएगा। ये इतनी बात क्लियर हो गई। ये बैक्टीरिया के बारे में मैंने सब बता दिया, प्लाज्मा के बारे में मैंने बता दिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बता दिया है। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इस माइकोप्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। आइए इसको रब करें फिर बताएं आपको। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका एक दूसरा नाम क्या है, PPLO, ये जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम इसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया माइकोप्लाज्मा। अब देखो माइकोप्लाज्मा में हम लोग बात करते हैं, ये नॉर्मली कैसा होता है, ये टोटली लैक ऑफ सेल वॉल रहता है, लैक ऑफ सेल वॉल, लैक ऑफ सेल वॉल। इसकी वजह से इसका हम लोग नाम देते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको, क्योंकि शेप इसका कंटिन्यू चेंज होता रहता है। दूसरी बात क्या होती है, ये कैसा होता है, ये ऑक्सीजनिक होती है। कैसा होता है, ऑक्सीजनिक है, बट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अगर ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, मतलब ये कैसा हो गया, एनारोबिक हो गया थोड़ी देर के लिए, जब हमारे इन्वायरमेंट में या मीडियम में ऑक्सीजन नहीं है। वैसे जनरली कैसा है, ऑक्सीजनिक है, ये एरोबिक है ये, ठीक है ना। ये ऑक्सीजनिक है, इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या देंगे, एरोबिक है। वैसे एरोबिक नाम दीजिए ज़्यादा अच्छा है, एरोबिक है ये, ठीक है ना। ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में ही रहता है ये, उसी में ही ये सर्वाइव करता है। लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसा इन्वायरमेंट या मीडियम इसको ऐसा मिल जाए इसमें ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन, तो ये थोड़ी देर के लिए सर्वाइव करने के लिए कैसा हो गया, एनारोबिक हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक। लेकिन इसमें एक वर्ड और हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि एनारोबिक कैसा है, ये परमानेंटली एनारोबिक नहीं है, थोड़ी देर के लिए बना हुआ है। तो इसमें एनारोबिक होने की फैसिलिटी है, एक सुविधा है कि बाय चांस ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाए तो आप अपने आप को सर्वाइव करके रखें। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एनारोबिक टोटली नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको दिमाग में रखिए कि ये कैसा है, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है। थोड़ी देर के लिए इसको फैसिलिटी मिली है कि आप ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरी बात हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं, एक दूसरी बात ये है कि ये जो माइकोप्लाज्मा है, बहुत अच्छी बात है, माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है। ऐसा होता है, पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक फॉर एनिमल एंड प्लांट, एनिमल और प्लांट। बात समझ में आ गई, ये दोनों के लिए कैसा होता है, ये पैथोजेनिक होता है, एनिमल के लिए भी पैथोजेनिक है और प्लांट के लिए भी। हमारे पास
प्रोकार्योटिक में उठाते हैं। और प्रोकार्योटिक में हम लोग देखते हैं ऐसा है कि सेल वॉल नहीं रहती है और एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है, लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के भी मतलब एरोबिक कंडीशन में थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर सकता है। तो इस वर्ड को इसमें क्या नाम देंगे, फैकल्टेटिव एनारोबिक नाम देंगे। कैसा होता है ये फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो इस तरह से हमारा जितना भी प्रोकार्योट्स था, प्रोकार्योट्स लगभग खत्म हो गया है। अब हमारे पास बच क्या रहा है साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में देखिए सारे के सारे मैंने ऑर्गेनेल्स आपको पढ़ा रखे हैं और आपकी ये सेल डिवीजन हो गया, और सेल डिवीजन के साथ साथ में अपना क्या हुआ है प्रोकार्योटिक आज बैक्टीरिया के बारे में सारा मैंने बता दिया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है जो एनसीईआरटी को कवर करके ना रख रहा हो। लगभग सारी चीज़ें इसमें ख़त्म करके रखी हुई है। और ये मान के चलिए अगर साइटोलॉजी आप बहुत अच्छे से पढ़ें तो मैंने पढ़ाया हुआ तो 2 बार 4 बार लेक्चर देखिए, और लेक्चर देखने के बाद आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो जितने भी 11th वाले बच्चे हैं हमारे, तो वो बच्चे तो प्रॉपर नोट्स बना ही लें। बनाइए तो मत बनाइए, तो सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद उसको आप इसको नोट डाउन करिए। और ये ऐसी यूनिट है कि इसमें 8 से 10 क्वेश्चन पुराने मॉड्यूल्स हैं पर ईयर इसमें से कितने क्वेश्चन आए, बहुत अच्छा टॉपिक और इसको पढ़िए ध्यान से। इतना बढ़िया टॉपिक है कि ये अगर यहाँ पर समझ में आ गया तो रिलेटेड जितनी भी बायो है, बायो बिना सेल के तो हो ही नहीं सकते। बायो ये भी जो कुछ है यहीं से अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो बायो तो आगे। अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यू की बात करें तो है तो टिश्यू है तो अपने आप में एक सेल जैसे वर्क करेगी वैसे टिश्यू वर्क करेगी। जैसे आज हम लोग थोड़ा सा अगर डिस्कस यहाँ पे बात आ गई है, यहाँ पर एक बात आ गई सेल टिश्यू, और शायद आप लोगों ने पैंक्रियाज में आइसोलेट आप लैंगरहैंस क्या डिफरेंस है ये इसको लिख देते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा टॉपिक आ गया। हमारे कहने का मीन ये है कि आप इसके नोट्स बना के और जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ना है वो आप थ्योरी पे डाल दें। इसके लिए हम लोग बैठे लोग बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए अपनी बात थोड़ी सी आ गई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। दूसरी बात आ गई यहाँ पर टिश्यू और आइसोलेट ऑफ लैंगर। हम लोग बात करें या ना करें, या आप लोगों ने सुना है, हम इसको पा देते हैं। आइसोलेट की बात करते हैं। तो सेल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल क्या है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे डिफाइन कर दें, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो बेसिक यूनिट ऑफ से लोग की अगर बात करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल which structurally and similar and function कैसे फंक्शन करेंगी, एक साथ होकर फंक्शन करेंगी। तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। ऐसी सच ग्रुप ऑफ सेल्स which structurally and functionally are similar and functions with together, एक साथ होके अगर वर्क कर रही हैं तब हम कहेंगे उसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे, नहीं तो कुछ और कहेंगे, उसको टिश्यू नहीं कह सकते हैं। अब इसके एक्सेप्शन भी है, बायो तो एक्सेप्शन से भरी पड़ी हुई है। जैसे हम लोग जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो जाइलम में 4 सेल हैं, जाइलम पैरेन्काइमा हो गई, और क्या हो गया उसमें से सीप ट्यूब एलिमेंट्स पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, और क्या हो गया उसमें से चार तरह की होती हैं, बस इतना समझिए। हाँ, पहला हो गया अपना पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ट्रैकी हो गई सिंपल सा, दूसरा कौन सा हो गया ट्रैकी, और तीसरा हो गया ट्रैकीड्स हो गया,
और चौथा कौन सा हो गया, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर हम लोग इनकी बात करते हैं। अब देखो तो अब ये जाइलम की बात कर रहे हैं। जाइलम किस में आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। टिश्यू वर्ड आ गया ना इसमें से। देखिए अगर ये टिश्यू वर्ड आ गया है और टिश्यू में से 4 अलग तरह की सेल हैं तो एक्सेप्शन हो गया कि नहीं हो गया। इसमें से चारों सिमिलर नहीं है लेकिन फंक्शनली सेम है। सब एक साथ मिलकर ये क्या करती हैं, एक ग्रुप बना के एक साथ मिलकर एक काम करती हैं जो वाटर का कंडक्शन करती हैं ये जाइलम। तो कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी है, जैसे लीवर सेल है तो सारी लीवर की जितनी भी सेल है हेपेटोसाइट्स हैं, सारी की सारी सेल एक जैसी होंगी और एक साथ रह के एक ही जैसा काम करेंगी। तो वो एक टिपिकल टिश्यू में आ गया। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाता है लेकिन हम लोग मानेंगे टिश्यू में ही। ऐसे ही कुछ इसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में देखिए कुछ सेल हैं जो सिमिलर हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। एक ऐसी सेल है सिमिलर विद चलिए सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन but not function या वर्क but not work together। एक साथ ये वर्क नहीं करती है। कैसी सेल है ये, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलर हैं, सारी की सारी सेल हैं लेकिन आप सोचिए कि एक साथ आपस में इनमें कोई कनेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअली वर्क करती हैं। ये ऐसे इंडिविजुअली वर्क करती हैं। इनको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। मान लेते हैं ये वाली सीरीज है, ये अल्फा सेल हो गई, सारी अल्फा सेल हैं और इनमें से ये कौन सी हो गई, बीटा सेल हो गई और ये कौन सी हो गई, डेल्टा सेल हो गई। तो इसको हम लोग जैसे ये सारी की सारी सेल क्या सिक्रीट करती हैं, ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है। बीटा सेल क्या सिक्रीट करती हैं, ये तीनों की तीनों सिक्रीट करती हैं क्या, इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। लेकिन ये जो इंसुलिन है वो अपना इंडिविजुअली अलग सेपरेट करेगी, ये इंडिविजुअली अलग सेपरेट करेगी, ये इंडिविजुअली अलग सेपरेट करेगी, सब अलग अलग सेपरेट करती हैं। इंडिविजुअली अलग अलग सिक्रीट करेंगी, कोई भी एक दूसरे के टच में नहीं है, कोई भी एक दूसरे के अटैचमेंट में नहीं है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को जो सिमिलर है स्ट्रक्चर और फंक्शन में लेकिन एक साथ वर्क नहीं कर रही हैं, अलग अलग इंडिविजुअली वर्क कर रही हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोलेट। तो तीनों में डिफरेंस है। ये सेल हो गया, टिश्यू हो गया और आइसोलेट हो गया। तो ये आप ध्यान रखिए कि आइसोलेट क्यों बोला गया है, टिश्यू क्यों बोला गया है। सेल तो बेसिक यूनिट है और टिश्यू में से कहीं कहीं इसमें से इसके एक्सेप्शन भी है और इसमें जो आइसोलेट है, आइसोलेट तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। आपको समझ में नहीं आता कि पैंक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस क्यों बोल देते हैं। तो वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया कि इनको आइसोलेट बोला जाए। वो सेपरेट है, अलग अलग है, इंडिविजुअल है। इसमें जैसे हम लोग ये जाइलम की बात होगी, अगर हम लोग फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम भी इसका एक्सेप्शन है। तो फ्लोएम में कितनी सेल होती है, मान लीजिए सीप ट्यूब एलिमेंट्स हैं, 4 इसमें भी होती हैं। एलिमेंट्स हो गया, कंपेनियन सेल हो गई, और तीसरी हो गई फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया और फ्लोएम फाइबर हो गया, ये फ्लोएम है। और ये जो फ्लोएम है हम इसमें देख रहे हैं, चार से डिफरेंट है, वो एक साथ वर्क करते हैं। इनका काम क्या है, जो फूड है, फूड को क्या करना है, कंडक्ट कराना है। तो ये फूड कंडक्ट कराती हैं और ये वाली सेल क्या कराती है, जाइलम मीन्स जल, ये वाटर कंडक्ट कराती है और ये क्या कराती है, ये फूड कंडक्ट कराती है। ये तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन फंक्शनली सेम है और साथ एक ग्रुपिंग में काम कर रहे हैं, एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। इंडिविजुअली कोई काम नहीं कर पाएगा। जैसे इंडिविजुअली अपना ये भी इंसुलिन सिक्रेट करेगा और इंसुलिन जो जैसे वर्क करना है वो करेगा, सेम ऐसे ही करेगा, सेम ऐसे करेगा।
और ये एक साथ वर्क कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ये टिश्यू का एक्सेप्शन हो गया, आएगा यार टिश्यू में, इसलिए इनका नाम हम लोग इसको रख देते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में रख देते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। और इनको उड़ा के किस में हम लोगों ने रख दिया, अलग से ही नाम दे दिया आइसोलेट। ये आइसोलेट, आइसोलेट इनको बोलते हैं। तो तीनों में डिफरेंस है। सेल की तो बात ही छोड़ दीजिए, और जो हमारा बचा टिश्यू उसको दिमाग में रखिए। और दूसरी बात कौन सी हो गई हमारी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो ये तीनों में डिफरेंस है, इसको जरूर याद रखिए। तो इस तरह से आपकी लगभग साइटोलॉजी में जो सेल है और सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, सेल डिवीजन हो गया, लगभग खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट में आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं विद बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, थैंक यू।